सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। हम पिछले वीडियो में नाटक का उद्भव और विकास पढ़ रहे थे। नाटक के विकास को हमने 3 कालखंडों में विभाजित किया है। प्रथम भारतेंदु युगीन नाटक, दूसरा प्रसाद युगीन नाटक, तीसरा प्रसादोत्तर युगीन नाटक। हम पिछले 2 वीडियो में भारतेंदु युगीन नाटक व प्रसाद युगीन नाटकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रसादोत्तर युगीन नाटकों का अध्ययन करेंगे। प्रसादोत्तर युगीन नाटकों की विशेषताएं व इस युग में कौन कौन से नाटक लिखे गए थे, उन सब का अध्ययन हम आज करने वाले हैं। प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ हम सन 1950 ईस्वी से मान सकते हैं। इस काल के उपरांत रचित नाटक जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हुए हैं तथा उनमें रंगमंचीयता एवं अभिनेता का विशेष ध्यान रखा गया है। देश में स्वतंत्रता के उपरांत एक नई चेतना का विकास हुआ। जनमानस ने जो अपेक्षाएं की थी वे पूरी नहीं हो सकी। सर्वत्र स्वार्थपरता, छल कपट, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता का बोलबाला हो गया। युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई। बढ़ती हुई बेरोजगारी ने तनाव, संघर्ष एवं आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। मूल्यों में परिवर्तन हो गए और समाज का ढांचा बिखरने लगा। महानगरीय जीवन, यांत्रिकता, औद्योगिकीकरण के कारण जीवन और जगत में अनेक नई समस्याओं का विकास हुआ। नवीन परिवेश, नवीन भावबोध एवं नवीन मान्यताओं ने नाटकों की विषय वस्तु को भी बदल दिया। नाटक ने पुरानी लीक छोड़कर नवीन मार्ग ग्रहण किया। इस काल में भी नाटकों की विषय वस्तु का चयन इतिहास, पुराण के साथ साथ समसामयिक जीवन से किया गया। विषय वस्तु एवं शिल्प में बदलाव नजर आने लगा। जटिल जीवना अनुभूतियों को अब नाटक में प्रस्तुत किया जाने लगा तथा अंतर्द्वंद का चित्रण भी इस काल का प्रमुख रहा, इस काल के नाटकों में प्रमुख रहा। अब हम प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं एवं उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं उनको अध्ययन करेंगे। इनमें से प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, मुद्रा राक्षस, नरेंद्र कोहली, गिरिराज किशोर, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हैं। अब विष्णु प्रभाकर ने कौन कौन से नाटक लिखे उनको हम पढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर ने अपने नाटकों में आधुनिक भावबोध से उत्पन्न तनाव एवं जीवन संघर्ष को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। इन्होंने 1958 में डॉक्टर नाटक लिखा। फिर इन्होंने युगे युगे क्रांति और टूटते प्रवेश नामक नाटक लिखी। युगे युगे क्रांति में पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति है तथा टूटते प्रवेश में पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली है। इनका डॉक्टर नाटक एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसमें भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद्व को चित्रित किया है। अब हम जगदीश चंद्र माथुर के नाटक पढ़ेंगे। जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी रंगमंच को नई दिशा देने का प्रयास अपने बहुचर्चित नाटकों के माध्यम से किया। कोणार्क उन्होंने 1951 में लिखा, शारदिया 1950 में, पहला राजा 1969 में और दशरथ नंदन नाटक उन्होंने 1974 में लिखा। कोणार्क नाटक में कथा भुवनेश्वर के कोणार्क मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। इसमें शिल्पी विशु और शासक के संघर्ष की कथा, प्रभु सत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष गाथा है। शिल्पी अपनी कला उस आतंकी शासक के हाथ बेचना नहीं चाहता
और अंतः संघर्ष से प्रेरित होकर अपनी रचना का स्वयं विध्वंस कर देता है। ये विषय वस्तु कोणार्क नाटक की है। फिर हम इनका दूसरा नाटक जो शारदिया है वो ऐतिहासिक नाटक है। इसमें है मराठों और निजाम के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये नाटक। राजनीतिक हथकंडों से युक्त इस नाटक की कथा वस्तु बसी हुई है। शिल्प में पाश्चात्य एवं भारतीय नाट्य कला का समन्वय किया गया है। अब जगदीश चंद्र माथुर का पहला नाटक जो पहला राजा नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि से युक्त होने पर भी समसामयिक युगीन संदर्भों से जुड़ा हुआ है, प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक से लेखक ने विषमतापूर्ण राजनीति एवं शासन तंत्र की असफलताओं को व्यक्त किया है। दशरथ नंदन राम कथा पर आधारित नाट्यकृति है। अब हम मोहन राकेश के नाटकों को पढ़ेंगे। मोहन राकेश आधुनिक काल के सशक्त नाटककार माने जाते हैं। यद्यपि उन्होंने केवल 3 नाटकों की रचना की, तथापि संख्या में कम होने पर भी उनके नाटक हिंदी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनके नाटकों के नाम हैं आषाढ़ का एक दिन, जो उन्होंने 1958 में लिखा। दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस, जो उन्होंने 1963 में लिखा। तीसरा नाटक है आधे अधूरे, जो उन्होंने 1969 में लिखा। इनमें से पहले नाटक में महाकवि कालिदास के प्रेम को नाटक की विषय वस्तु बनाया है, जबकि लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। राग और विराग, श्रेय और प्रेय के अंतर्द्वंद्व की सफल अभिव्यक्ति इस नाटक में प्रस्तुत की गई है। सुंदरी नारी सौंदर्य को आकर्षण का चरम बिंदु मानती है और सौंदर्य के अहम से ग्रस्त है। नंद अपनी अनिंद्य सुंदरी पत्नी के प्रति आकृष्ट है, किंतु वह बौद्ध धर्म के प्रति भी आकृष्ट है। अंततः जब नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लिए हुए घर आता है, तो उस सौंदर्य गर्विता सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता है। इस नाटक में चित्रित नंद का व्यक्तित्व आधुनिक भावबोध से युक्त संशयशील मानव का प्रतीक है, जो अनिर्णय की स्थिति में रहने के लिए विवश है। फिर हम आधे अधूरे नाटक की विषय वस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आधे अधूरे मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। इसका नायक महेंद्र नाथ अपने अधूरेपन को भरने के लिए विवाह करता है, परंतु नायिका सावित्री जिस पूर्ण पुरुष की तलाश में है वह महेंद्र नाथ में नहीं खोज पाती। वह जिन 4 पुरुषों के संपर्क में आती है सबको अधूरा ही पाती है और अंततः वह सोचने के लिए बाध्य हो जाती है सब के सब एक से ही हैं, यानी कि वो किसी भी पुरुष को पूर्ण नहीं पाती है। अब हम देखते हैं कि मोहन राकेश के नाटकों का शिल्प बेजोड़ है। रंगमंच की दृष्टि से ये पूर्ण सफल नाटक हैं। संवाद, भाषा, प्रस्तुतिकरण, दृश्य संकेत, रंग निर्देश, छाया प्रकाश आदि सभी दृष्टियों से वे रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत किए जाने योग्य हैं। अब हम लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक पढ़ेंगे। उनका नाटक है अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी और सब रंग मोहभंग। ये उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। पूंजीवाद और भ्रष्टाचार ने किस प्रकार से व्यक्ति को चक्रव्यूह में अभिमन्यु की भांति घेर रखा है, इसका चित्रण मिस्टर अभिमन्यु नाटक में उन्होंने किया है। डॉक्टर लाल के नाटकों में भौतिकवादी अंधी दौड़ का चित्रण हुआ है और मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण भी हुआ है। धर्मवीर भारती ने अंधा युग नामक नाटक लिखा, जो आधुनिक भावबोध को प्रस्तुत करने वाला गीति नाट्य है।
व्यक्ति को बाह्य संघर्ष ही नहीं, आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं, और ये आंतरिक संघर्ष अधिक भयावह होते हैं। अंधा युग एक सशक्त कृति है जिसमें महाभारत के पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग के तनाव, कुंठा, अंतर्द्वंद्व, आवेश एवं अभिशप्त जीवन की अभिव्यक्ति की गई है। प्रसादोत्तर काल के कुछ अन्य नाटककार भी हैं और उनकी प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे सुरेंद्र वर्मा ने नाटक लिखे हैं सेतुबंधु, नायक खलनायक, आठवां सरग। उसके बाद में रमेश बख्शी नाटककार हैं जिन्होंने नाटक लिखे हैं देवयानी का कहना है और तीसरा हाथी। इसके बाद मणि मधुकर ने रस गंधर्व और बुलबुल नामक नाटक लिखे हैं। मन्नू भंडारी जो लेखिका हैं जिन्होंने बिना दीवार का घर नामक नाटक रचना की है। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी और अब गरीबी हटाओ नामक नाटक लिखे हैं। शिव प्रसाद सिंह ने घाटियाँ गूंजती हैं नामक नाटक लिखा है। भीष्म साहनी ने कबीरा खड़ा बाजार में नामक नाटक लिखा है। नाटकों की सूची बहुत लंबी है, किंतु यहाँ हम इतने ही नाटकों की सूची दे पा रहे हैं। आगे हिंदी नाटकों की ये विकास यात्रा अभी भी जारी है। नए नए नाटककार प्रयोगधर्मी हैं तथा अब नाटक मानवीय जीवन की विसंगतियों को प्रस्तुत करने वाला सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने आया है। यद्यपि अन्य गद्य विधाओं की अपेक्षा हिंदी नाटक का विकास मंद गति से हुआ है, क्योंकि हिंदी रंगमंच को अभी भी दर्शकों का अभाव है। सिनेमा एवं टीवी ने हिंदी नाटकों की रंगमंचीयता को प्रभावित किया है। दर्शक अब रंगमंच पर अभिनीत किए जाने वाले नाटकों की ओर कम आकर्षित हो रहे हैं। तथापि आज का हिंदी नाटक पूर्णतः भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है और समसामयिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की एक सशक्त विधा के रूप में विकास पथ पर अग्रसर है। इस तरह हमने नाटक के उद्भव और विकास को पूरा पढ़ लिया है। हमने नाटक के उद्भव और विकास पर 3 वीडियो बनाए हैं और आज हम प्रसादोत्तर युगीन नाटक पढ़ चुके हैं। जय हिंद।